अंशु अम्मा अपने गांव में बने घर को अपनी बहन की बेटी को देना चाहती हैं और इसी वजह से वह गांव आई हैं। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक एक कौवा आकर उनकी गाड़ी के शीशे से टकराया और मर गई करी। यात्रा के बीच में कौवे का मरना अपशकुन माना जाता। सूर्य ने कहा यह शकुन शायद कौवे के लिए ही था, इसीलिए वह मर गया। चलो कुछ नहीं होता। फिर वे लोग मंदिर गए, जहाँ देवी और एक ग्रंथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद पुजारी जी ने गांव वालों को उत्सव के कार्यक्रम के बारे में बताया। सरपंच ने सभी को तैयारियां कहा, लेकिन उत्सव की तैयारी करने वाला मुख्य व्यक्ति कहीं गायब था, तो सरपंच ने उसके बेटे को ही जिम्मेदारी सौंप दी। इसी बीच सूर्या का परिवार भी वहां आ चुका था। अंशु अम्मा की बहन की बेटी पार्वती कान के दर्द से परेशान थी। मौसी को आते देख उसने अपने पति से नजर उतारने का सामान मंगवाया। सूर्या ने मजाक करते हुए कहा, क्यों दीदी, अभी तक कान खुजाने की आदत नहीं गई तुम्हारी। पार्वती ने फिर एक कद्दू से उनकी नजर उतारी। रात में दोनों भाई पेड़ पर बने मचान पर बैठे थे, तभी उन्होंने एक चोरनी को देखा जो मुर्गा चुराने आई थी। भागते समय वो एक आदमी से टकरा गई और उसने चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। सूर्य ने चोरनी को पकड़ लिया था। उसने गुलाब और केवड़ा का इत्र लगा रखा था। चोरनी ने धमकी दी, मुझे छोड़ दे वरना तू भी मुसीबत में फंस जाएगा। सूर्य ने उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया, पर उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसके हाथ में सिर्फ चोरनी की एक चूड़ी रह गई। अगले दिन सरपंच ने सूर्या को अपने घर खाने पर बुलाया। खाना परोसते समय सूर्या को फिर वही इत्र की महक आई जो कि सरपंच की बेटी नंदिनी से आ रही थी। सूर्या समझ गया कि रात को मुर्गा चुराने वाली लड़की थी। खाना खाने के बाद सूर्या ने हाथ धोकर देखा कि रस्सी पर नंदिनी की साड़ी सूख रही थी। उसने साड़ी उठाकर नंदिनी के चेहरे पर लपेट दी और तू ही वही है। नंदिनी ने नाराज होकर कहा, मुझसे दूर रहो। सूर्य मुस्कुराकर बोला, मुर्गा तो कमाल का पकाया था। नंदिनी ने माना, हाँ ये वही मुर्गा था जिसे मैंने रात को चुराया था, क्योंकि इसने मेरे मुर्गे को लड़ाई में हरा दिया था, इसीलिए इसे खत्म कर दिया। नंदिनी दिखने में खूबसूरत थी और अक्सर एटीट्यूड में रहती थी, लेकिन बचपन से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। सरपंच ने बताया कि उसे बचपन से ही दौरे आते हैं, पर वो न इलाज के लिए शहर जाती है और न ही गांव के अस्पताल में दिखाती है। इधर जंगल में एक आदमी बेहोश पड़ा था। अचानक उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके शरीर पर जगह जगह फोड़े हो गए थे। भूख से कमजोर होने के कारण उसने एक अमरूद खाना चाहा, पर दांत टूट गया। पानी में उसने अपनी शक्ल लिखी और उसका दिल बैठ गया। नंदिनी की सहेली सुधा अपने पड़ोसी गांव के एक युवक कुमार से प्यार करती थी। नंदिनी दोनों को मिलने में मदद कर रही थी। एक दिन सूर्या और उसके भाई ने नंदिनी को सुधा और कुमार को मिलाने की कोशिश करते हुए देख लिया। उन्होंने कुमार को बुलाया और कुमार ने सबके सामने अपना परिचय दिया। अब क्योंकि गांव के लोग उन्हें देख चुके थे, सुधा और कुमार के लिए मिलना मुश्किल हो गया था। सूर्या ने सुधा से कहा, कोई बात नहीं, मैं कुमार को गांव के बाहर ले आऊंगा, तुम नंदिनी को लेकर आ जाना। सूर्या नंदिनी को पसंद करने लगा था और शायद नंदिनी भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। जब सूर्या गांव में आया था तो उसे एक दिन भी बिताना मुश्किल लग रहा था, पर नंदिनी से मिलने के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक दिन नंदिनी ने कुमार को बताया कि सुधा के पिता ने उसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और जल्द ही इसकी शादी भी कर देंगे। लेकिन ना तो सुधा ये शादी करना चाहती थी और ना ही कुमार। उधर गांव के मंदिर में महाउत्सव शुरू हो गया था और नंदिनी भी कलश यात्रा में शामिल हो रही थी। सूर्या का परिवार जल्दी ही गांव छोड़ने वाला था और अंशु अम्मा ने अपने घर के कागजात पार्वती को दे दिए थे। इस बीच नंदिनी कुछ उदास और नाराज लग रही थी। सूर्या ने नंदिनी से कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। महाउत्सव में लोग पूजा पाठ और नाच गाने में व्यस्त थे। जब पुजारी जी ने माता के सामने नारियल फोड़ा तो नारियल अंदर से खराब निकला। ये एक संकेत था उस संकट का जो मंदिर के बाहर खड़ा था। एक लापता व्यक्ति गांव में वापस लौट आया था और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोग खुशी से नाच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा सभी थम गए और एक तरफ हट गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वह व्यक्ति मंदिर के अंदर जाने लगा और देखते ही देखते गर्भगृह में प्रवेश कर गया। वहां देवी की मूर्ति उसे क्रोध से देख रही थी। अचानक उसने खून की उल्टी की और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर पुजारी जी का दिल थम सा गया, क्योंकि गर्भगृह में मृत्यु होना भारी अमंगल का संकेत माना जाता है। पुजारी जी ने देवी मां से क्षमा मांगी, क्योंकि मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। निवारण के लिए उन्होंने पुरानी किताब का सहारा लिया, जिसे मंदिर की पेटी में सुरक्षित रखा गया था। सरपंच ने सूर्या को बताया कि मंदिर के निर्माण के समय कुछ नियम बनाए गए थे जो इस किताब में दर्ज हैं। पुजारी जी ने किताब में देखा तो उन्हें समझ आया कि घोर अनर्थ हो गया है। देवी मां उत्सव के बाद प्रस्थान करने वाली थी, लेकिन अब वे अपवित्र हो गई हैं और मंदिर में ही रह गई है। देवी के बच्चे होने के कारण अब गांव के लोग भी अपवित्र हो गए हैं। प्रकोप से बचने के लिए अब गांव में अष्टदिक बंधन लगाने की आवश्यकता है। ये बंधन क्या है, इसका रहस्य अगली बार खुल जाएगा। इससे बचने के लिए हमें गांव में अष्टदिक बंधन लगाना होगा, जिसके तहत 8 दिनों तक गांव और मंदिर बंद रहेंगे। इस दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकेगा और न ही बाहर का कोई व्यक्ति गांव में आ सकेगा। सूर्या ने कहा, ये नियम अच्छे के लिए बनाए गए थे, फिर इतनी समस्या क्यों बढ़ रही है? पुजारी जी ने जवाब दिया, बाहर वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग अष्टदिक बंधन लगने से पहले यहाँ से चले जाइए। आज शाम से ही बंधन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन गांव का एक आदमी अभय अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर जाना चाहता था। गांव वालों ने उसे रोककर घेर लिया। उसने कहा, तुम्हारे इस नियम के कारण मैं अपनी बेटी की शादी नहीं रोक सकता, परंतु गांव वालों के कड़े विरोध के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने पुजारी से कहा, एक दिन आप खुद ही मजबूर होकर इस बंधन को हटाएंगे। इन 8 दिनों में किसी के घर अन्न की कमी ना हो, इसके लिए सरपंच ने सभी को अनाज बांट दिया। मंदिर की साफ सफाई के बाद सभी ने अपने पुराने कपड़े भी जला दिए। उधर सूर्या के घर लौटने की तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन वह नंदिनी के जवाब का इंतजार कर रहा था। नंदिनी से ही घर से निकलने लगी, उसे चक्कर आने लगा और उसका शरीर अकड़ने लगा। सूर्या के निकलने का समय हो गया था, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि नंदिनी आखिर क्यों नहीं आई। सूर्या घर लौट रहा था। इधर सरपंच ने जब नंदिनी की हालत देखी तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो उसकी जान जाना तय है, लेकिन शहर से मंगवाए गए इंजेक्शन की सभी शीशियां टूट चुकी थी। सरपंच ने कहा,
मैं लेकर आऊंगा, और पैदल ही दौड़ता हुआ निकल पड़ा। तभी डॉक्टर के दिमाग में एक उपाय आया और उसने किसी पुराने मरीज के घर से इंजेक्शन मंगवा लिया। उसी समय देवी के मंदिर में ताला लग चुका था। दूसरे गांव के लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। सूर्या का परिवार जब गांव से जा रहा थे तब रास्ते में उसे एक घायल व्यक्ति मिला जो इंजेक्शन लेकर आ रहा था। उसने पूरी घटना सूर्या को बताई। सूर्या ने तुरंत इंजेक्शन लिया और मोटरसाइकिल से गांव को रवाना हो गया। तब तक मंदिर पर नाक बंद लग चुका था। सरपंच गांव की सीमा पर ही रुक गया क्योंकि अष्टदिग्बंध का मंत्र जाप शुरू हो चुका था और एक सुरक्षा घेरा बन रहा था। उसी समय लोगों ने दूर से सूर्या को आते देखा। पुजारी जी ने कहा और सूर्या बंद लगने से ठीक पहले गांव में घुस गया। इंजेक्शन से नंदिनी की जान बच गई, लेकिन असली समस्या तो अब शुरू होने वाली थी। नंदिनी की सहेली सुधा ने रात में घर से भागने का निर्णय कर लिया था और उसने कुमार के साथ पहले ही इसकी योजना बना ली थी। रुद्रवन की वह खौफनाक रात थी। अंधेरे में सुधा चुपके से भाग रही थी। मंदिर के पास से गुजरते वक्त उसने माता से रक्षा करने की प्रार्थना की। गांव में अष्टदिग्बंध लगा हुआ था, इसीलिए गांव की सीमा पर 2 आदमी पहरा दे रहे थे। सुधा ने दोनों को वहां से हटाने के लिए एक पत्थर उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। उन्हें लगा कि उस तरफ कोई है, इसलिए वे चले गए। तब तक सुधा गांव को पार कर गई और सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां कुमार हाथ में टिकट ली उसका इंतजार कर रहा था। सुधा ने टिकट लेकर अपने पास रख लिया। कुमार ने पूछा, तो डर रही हो? अब कोई गांव से बाहर नहीं आ सकता। सुधा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? कुमार ने उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले ही पल ट्रेन उसे उड़ाते हुए सामने से निकल गई। सुधा स्तब्ध रह गई। वो बस ट्रेन को देखती रही, लेकिन ये सदमे से ज्यादा कुछ और भी था। वो खड़ी हुई और वापस गांव की ओर जाने लगी, मगर इस बार जैसे वो होश में नहीं थी। बॉर्डर पार करते ही सारी मशालें बुझ गई और सुरक्षा घेरा समाप्त हो गया। सुधा के रूप में गांव में मौत प्रवेश कर गई थी। खंडहर जैसे उसका स्वागत कर रहा था। वहां से वो जंगल की ओर जाने लगी। थोड़ी दूर एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। सुधा उसे देख मैं ही तो हूँ जो खुद को बना रहा, भीड़ में ही छिपा है एक नया सितारा। आंखों ने देखा हाल और आंसू ही में पीता रहा, जो देखा था दूसरों को करके मैं दिखा रहा। 8वीं की आग थी और जल के मैं जीता रहा, जलना तक रहन अब शब्दों का पिटारा। देख मेरे भाई खुद की विचारधारा, देख मेरे भाई खुद की विचारधारा। नाकामियों को ठहरा मैं ब्रांड एम्बेसडर और सोचा ये मैंने कि लिखना बेटर। कमरे के कोने में लिखता हूँ राइम, अब बीट पे मैं बैठा वेटिंग फॉर माय प्राइम। ना ही कोई बैकअप ना ही कोई सीन, बस सपने और बीट, दैट्स हाउ आई लीन। जिंदगी थी स्लो बट फ्लो मेरा फास्ट, इतना किया है मैंने पेपरों पे 8। जो कर रहे थे शक अब करते हैं टेक्स्ट। ब्रो तूने मारा एक नेक्स्ट लेवल फ्लेक्स, माइक मेरा दोस्त और बीट मेरी जान। खुद ही बना रहा मैं अपनी पहचान, जितने भी ठोकरे सब कुछ सहन। सो अपना करना है ना है ये वहम। छोटी छोटी बातों पे हंसते थे लोग, फिर भी मुझसे बोलते थे भाई तू है रोग। अबे सामने दिखाऊं तुझे होता क्या है रोग, बोल दिखाऊं तुझे शब्दों का रोग। अब भी मैं सोलो ना है कोई क्रू, बस एक विजन और फेथ है ट्रू। खाली है जेब पर भारी है सोच, आज भी ग्राउंडेड पर उड़ाने हाई डोज। घमंड नहीं पर सेल्फ मेड प्राउड, मैं ही वो साउंड जो निकालेगी क्राउड। हर वर्ष मेरा ठहरा एक मिरर दिखाता, असली नो फिल्टर नो फिर नो फेक फ्लेक्स नो बोरोड फेम। अपने दम पे बना रहा मैं गेम, अपने ही दम पे बना रहा मैं गेम। नाउ गेट इट। मैं चला हूँ अकेले सपने लेके जेब में, शब्द है तोहफे लौंडे सारे तैस में। लिखता हूँ दिल से सुनता हूँ रात भर, माइक न सही पर जज बाइट हार्ट पर। जब सब है सो रहे मैं लिख रहा बात, लिरिक्स में पेन पर बीट में रातें। पैसा नहीं जेब में पर सपने है बड़े, माइक के जगह फोन ना ये मसले है बड़े। बेस और किक जैसे हार्ट बीट मेरी, स्टूडियो की कमी पर बार से हैवी। हर वर्ष लिखा जैसे जंग का ऐलान, फ्लो इतना तेज जैसे गोली ना बान। फैन की नोक पे लिखी मैंने जिंदगी, मीटर पे मीटर स्पीड मेरी जिंदगी। लिख के जताया मैंने हर एक दर्द, जब कुछ नहीं कहा तू नहीं करेगा बस्ट। मैं हूं नया पर हंगर है ओजी, लिखता हूँ पार्ट्स बिना किसी ट्रॉफी। लोग हंसे पर राइम कभी ना रुकी, नींद छोड़ी पर लाइन कभी ना चुकी। कमरे के कोने में करता हूँ रिकॉर्ड गाने में, सच ना कोई फेक और कंपटीशन नहीं, बस मैं और बीट। दिल की आग और रैप की हिट, राइम बुक भारी पर दिल था खाली। अब ट्रैक मेरा करता बमबारी, सुना नहीं तूने तो मिस का ब्लेड। लिखता हूँ मिस्ट्री ना मेरे डैड। कदम कदम पे ठहरा स्ट्रगल पर हर बार ही किया मैंने जगल। कॉलेज की कमरे को बना दिया स्टूडियो, ना सपोर्ट ना स्पॉन्सरशिप। मेरी ऑडियो देसी ड्रिल बूम बैप या ट्रैपो, मेरे फ्लो में इमोशन का रैपो। सीखा मैंने मीटर, सीखा मैंने राइम, सीखा मैंने सोचना हर बीट का टाइम। जब कुछ ने कहा कि बस कर भाई, उसके कहा मैंने मत सुन भाई, पहली फुर्सत में निकल। जुबान मेरी बुलेट, माइक मेरा गन, बाहर से चले लगे रेस का रन। नो शॉर्टकट ये हसल का है रैप, रियल स्टोरी मेरी ना है कोई कैप। फ्लो मेरे सुनामी, बीट पे मैं भारी, जब लिखता मैं वर्ष मेहनत उधारी। मीटर का किलर, रिदम का डीलर, हार्डवर्क का प्रोडक्ट, नो फकिंग स्टिलर। गांव का लड़का सपना ग्लोबल, देसी ब्रांड स्टोरी नोबल। मुझे चाहिए क्राउड विदाउट गेम ऑफ फेम, बस माइक हाथ में हो और बीट बने फ्लेम। हर एक शंगा में है मेरी रूह, मैं लिखता हूँ सच ना कोई झूठ। आज भी लिखता हूँ मैं रात भर पर, अब बीट भी सुनती मेरी यादगार। रैप मेरा रास्ता, कलम मेरे साथी, सफर लंबा तो ठहरा मैं राही। गेम में आया हूँ रहने को आया, माइक मेरा हकदार, फ्लो ने बताया। फाइनली गेट इट। तबाही तो ऐसा करूंगा मैं राही ना ठहरा, वो रास्ता जो बदले और बदले में बदले ना बदले। जो बदले जमाना ठिकाना ना जिसका है ना ही गरिमा और ना ही वो चाहे जो पत्ते गिराना। और पूछने पे बोले जो मैंने तो करी ना मैंने तो थोड़ा भी डील उतना ही किया मैंने जितना है फील। पर समझे ना जितना जो उसको तो करना पड़ेगा, तो उसे भी ड्रिल। चाहे वो चाहे या चाहे ना चाहे लगाना पड़ेगा तो उसे भी दिल। सुना मैंने स्पेक्ट्रा
को जाके तो देख, उसे भी तो क्या मिला, चाहे तुम कर लो जितना उसे फील। सुना है ये मैंने कि शब्द तो सोने तो ठहरे लिखा रही है, फिर क्यों गरीब। जहाँ मैंने करना सब कुछ, चाहता हूँ करना सब कुछ, पर फिर भी ना मिली जो मंजिल तो क्या ही परवाह, जब इस बार साथ और उनके हिसाब से हो रही बात तो हाथ में मेरे बस मेरे कलम ना ही जो मानता हूँ हाथों की रेखा को, क्योंकि तब तो बिना हथेली वाले बदनसीब। पर झाकू जरा पैरा ओलंपिक्स में कितने ठहरे भाई बंसज वर्ग पास है उनके जीत की नींव जो कि मिली उन्हें उनकी मेहनत से, ना ही करके बस बिना मेहनत उम्मीद। कहना तो चाहता बहुत कुछ, कह भी दिया बहुत कुछ, कहना तो चाहता बहुत कुछ, कह भी दिया बहुत कुछ। Signing off, Red Axe.